गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है उर्वशी और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट एंड एनजीओज। अभी रिसेंटली हम न्यूज़ में ऐसा देख रहे हैं कि एनजीओज ये क्लेम कर रही हैं कि बाहर से आने वाली कोविड से रिलेटेड जितनी भी हेल्प है वो इंडिया में ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में उनको दिक्कतें आ रही है बिकॉज ऑफ सम FCRA रेगुलेशंस। FCRA में कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनका पालन एनजीओज को करना है और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से बाहर से आने वाली कोविड हेल्प एनजीओज हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचा पा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो अब हम देखेंगे। ये दो स्क्रीन कैप्चर्स जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये द हिंदू की वेबसाइट से लिए गए हैं। हिंदू ने भी इस बारे में रिपोर्टिंग की और भी न्यूज़पेपर्स हैं जो आए दिन इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि एनजीओज की क्या कंप्लेंट्स हैं और उनको कैसे, उनकी क्या डिमांड है टू सॉल्व इट। पहले हम देखेंगे कि FCRA जो है वो क्या एक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। FCRA एक्ट जो है 2010 में आया था, इनैक्ट किया गया था टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से आता है, मदद आती है बाहर से कोई भी चंदा आता है, हॉस्पिटैलिटी हमें रिसीव होती है या किसी को भी रिसीव होती है, उसको कौन रिसीव कर सकता है, कहाँ कहाँ वो यूटिलाइज हो सकता है, कौन उसको रिसीव नहीं कर सकता है और किस पर्पस के लिए वो यूटिलाइज नहीं हो सकता है, वो सब इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसकी की प्रोविजंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मतलब हमारा गृह मंत्रालय। इसमें इंडिविजुअल्स को परमिशन है to accept foreign contribution without permission of MHA, that is बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन के वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन 25,000 से कम का होना चाहिए। उससे ज़्यादा का है तो उनको मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी। सेकेंडली, इस एक्ट में जो रिसिपियंट्स है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जिस पर्पज़ के लिए उस कंट्रीब्यूशन को ले रहे हैं उसका यूज़ भी उसके लिए ही करें। किसी और पर्पस के लिए वो उस कंट्रीब्यूशन को, उस हेल्प को यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। थर्डली, इस एक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को रजिस्टर करवाना है मिनिस्ट्री के साथ हर 5 साल में। एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने आप को रजिस्टर करवाया तो 5 साल बाद वो रजिस्ट्रेशन लैप्स हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी टू रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर फर्दर पीरियड। इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था सितंबर 2020 में और अमेंडमेंट से कुछ ज़रूरी प्रोविजंस इसके अंदर ऐड किए गए थे, जिसमें पहला है कि पब्लिक सर्वेंट्स को बिल्कुल बार कर दिया है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आएगा? एनी पर्सन हु इज इन सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट सर्विस में हो, गवर्नमेंट से अपनी सैलरी पाता हो या फिर गवर्नमेंट से किसी भी तरह से कोई रेम्यूनरेशन पाता हो कोई पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, वो पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे और उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। सेकेंडली, एक्ट प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा भी नहीं कर सकता है कि खुद को तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए रजिस्टर करवा ले, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर ले और फिर किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर दे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसा भी करना इसमें अलाउड नहीं है। एक्ट मेक्स आधार मैंडेटरी। आधार जो है एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। किसके लिए? उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगी। तो उन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑफिस बेयरर्स होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, की फंक्शनरीज होंगे, उन सबको अपने आधार की कॉपी जो है जमा करानी होगी मिनिस्ट्री के पास एज एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और अगर इन पर्सन्स में से कोई पर्सन ऐसा है जो फॉरेनर है तो उसके पास तो आधार नहीं होगा, वो क्या करेगा? क्योंकि उसके पास आधार नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है या तो वो अपनी पासपोर्ट की कॉपी जमा करा दे या फिर जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिलता है ओवरसीज सिटीजन्स को, उस कार्ड की कॉपी एज एन आइडेंटिफिकेशन मिनिस्ट्री के पास जमा करवाए। नेक्स्ट, द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव्ड ओनली इन एन अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय बैंक एज FCRA अकाउंट। तो ये एक्ट कहता है
कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेगा उसे एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है। उस अकाउंट का नाम होगा FCRA अकाउंट, मतलब एक बैंक अकाउंट को नाम दे दिया जाएगा कि ये उस पर्सन का FCRA अकाउंट है। वो अकाउंट होगा कहाँ? SBI में होगा, और वो भी नई दिल्ली की किसी ब्रांच में होगा। मतलब अगर भारत के किसी भी कोने में कोई NGO है और उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है तो उसको नई दिल्ली की SBI की एक ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाना होगा, जो कि उसका FCRA अकाउंट डेजिग्नेट किया जाएगा, और वो सिर्फ उसी अकाउंट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, the act proposes that not more than 20% of the total foreign funds received could be defrayed for administrative expenses। एक NGO के या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरीज देना है, पेपर वर्क का जितना भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो डे टू डे वर्क में छोटे मोटे खर्चे NGO के या ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का भुगतान जो है सिर्फ और सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि वो जितने फॉरेन फंड्स उतने रिसीव किए हैं उसका 20% बने, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये जो लिमिट थी ये 50% थी FCRA 2010 में, जिसको 2020 में अमेंड करके 20% कर दिया गया, मतलब आधे से भी कम कर दिया गया। Nextly, the act allows the central government to permit a person to surrender their registration certificate। कोई पर्सन में आपके NGOs आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट बॉडी, ये सब आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं। तो पर्सन जो है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी जो प्रोविजन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से ही ऐड किया गया था। अब हम जानेंगे कि इस एक्ट के तहत कौन कौन ऐसे हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है, जिनको प्रोहिबिटेड है, कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पहला है इलेक्शन कैंडिडेट, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा हो, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, MP हो या MLA हो, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑफिस बेयरर हो, उसका अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई भी। उसके बाद कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर की हो। देन कोई भी न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का पब्लिशर, प्रिंटर, ओनर, एडिटर, कार्टूनिस्ट, कॉलमनिस्ट या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट, उनको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है। देन वी हैव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और एनी कोर्ट इन इंडिया। जज को अलाउड नहीं है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउड नहीं है, मतलब द पीपल हु आर इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है। देन वी हैव एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी कॉर्पोरेशन या कोई भी बॉडी जिसको हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसका अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से लेना अलाउड नहीं है। एसोसिएशन या कंपनी जो कि ऑडियो न्यूज़ या ऑडियो विजुअल न्यूज़ की प्रोडक्शन में या उसके ब्रॉडकास्ट में एंगेज्ड है, या फिर कोई करंट अफेयर्स प्रोग्राम है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपना प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है। एंड लास्टली एनी अदर इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करे, नोटिफाई करके कि भाई ये पर्सन है जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है, तो उनको भी फिर अलाउड नहीं होगा। अब इशू क्या आ रहा है इस सब की वजह से? इश्यूज कुछ इस तरह से हैं कि FCRA में जो अमेंडमेंट 2020 में की गई थी, तो उसमें ये ज़रूरी कर दिया था कि जितने भी ट्रस्टीज़ होंगे, ऑफिस बेयरर्स होंगे, उनको आधार कार्ड अपना जमा कराना होगा। अब दिक्कत क्या है कि ऐसे समय में जहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी हेल्प हमें मिल रही है बाहर से, अंदर से, कहीं से भी, जल्दी से जल्दी वो हेल्प ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, ऐसे में बहुत सारी NGOs ऐसी है जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स अभी तक फुलफिल नहीं की थी, और अब उनको बाहर से हेल्प तो मिल रही है बट वो यहाँ पे ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँचा पा रहे क्योंकि उन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की थी, और अब जल्दबाजी में कर भी नहीं पा रहे क्योंकि कुछ ट्रस्टीज़ के पास, मेंबर्स के पास आधार कार्ड है ही नहीं। कब वो आधार कार्ड बनेगा, कब वो अकाउंट खुलवाएंगे, कब खुद को रजिस्टर करवाएंगे, ऑल दैट, ये दिक्कत हो गई। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। जब इतना ज़्यादा काम कोई NGO करेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी, तो उसकी वर्कफोर्स को उसको सैलरी भी पे करनी होगी, और जाहिर सी बात है ज़्यादा वर्कफोर्स होगी तो सैलरी भी ज़्यादा होगी। इस वजह से जो 20% की रिक्वायरमेंट थी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज़ हो सकता है, वो बहुत कम पड़ रहा है। तो ये भी NGOs की एक कंप्लेंट है। उसके अलावा NGOs कहती हैं कि
क्योंकि एक्ट हमें अलाउ नहीं करता है कि जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमने FCRA अकाउंट में रिसीव किया है वो हम किसी ऐसी एंटिटी को ट्रांसफ़र करें जो रजिस्टर्ड नहीं है टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो हम अपनी पेशेंट्स को या स्मॉलर NGOs को वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं मदद आगे पहुंचाने के। अब उनकी डिमांड क्या है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो NGOs का कहना ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्लैरिफिकेशन इशू करे और हमें कुछ टाइम के लिए एग्जेम्प्ट कर दे इन सब प्रोविजंस से, ताकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से ज़्यादा हमारा ध्यान हो लोगों तक मदद पहुंचाने का। दिस इज व्हाट देयर डिमांड इज। एंड अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कब इसका क्या सॉल्यूशन निकालती है। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी नाउ। And that's all for this topic today. Thank you so much. If you like the content, hit the like button and please consider subscribing. Thank you so much.